ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल यूजिंग द सेंसर्स। तो मॉनिटरिंग की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। मॉनिटरिंग कहाँ तक होती है? मॉनिटरिंग वहाँ तक होती है जहाँ पे कंट्रोल नहीं होता, यानी वी आर जस्ट मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट थ्रू द सेंसर्स। यहाँ लिखा है कि मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। फैंस यूज माइक्रो प्रोसेसर्स। स्मार्टफोन्स कर सकते हैं, जो स्मार्ट फैंस कर सकते हैं, जो स्मार्ट फैंस होते हैं, एसी डीसी फैंस होते हैं। एसी एंड डीसी फैंस कैन मेक यूज ऑफ इट। तो वहाँ तो होता है जो ऑल्टरनेटिंग और डीसी करंट जो रिमोट कंट्रोल फोन्स होते हैं, तो वहाँ नहीं। एंशियंट वन तो नहीं कर सकते। एंशियंट वन दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कॉइल, जो मोटर का फिनोमिना इस्तेमाल होता है। फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि जो फैंस होते थे उसमें मोटर होती है, उस मोटर में वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग कॉज करती है मूवमेंट, जो आपका फैन के जो विंग्स होते हैं उसके लिए। तो मॉनिटरिंग में याद रख लो, एक तो इंट्रूडर, किसी इंट्रूडर जैसे मॉनिटरिंग ऑफ इंट्रूडर का मतलब है कोई अजनबी ना आ जाए बाहर, उसको आप देख रहे होते हो। मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल, ये नोट डाउन साथ साथ करते जाओ। चेकिंग द टेम्परेचर लेवल इन अ कार इंजन, ये भी मॉनिटरिंग है। और फिर पॉल्यूशन लेवल इन अ रिवर, ये भी मॉनिटरिंग है। तो ये तो मॉनिटरिंग की एग्जाम्पल्स आ गए। कंट्रोल का मतलब है कि यहाँ पे एक्चुएटर का काम, यानी शाम हो गई, लाइटें जलानी है, तो यहाँ कंट्रोल आ गया। तो टर्निंग ऑफ स्ट्रीट लाइट ऑन एट नाइट एंड टर्निंग ऑफ अगेन ड्यूरिंग डे लाइट, सुबह होने पे लाइट को बंद कर देना। टेम्परेचर को कंट्रोल करना सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में या कूलिंग सिस्टम में, जिसमें कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करना, ये कंट्रोल हो गया। ठीक है जी। और ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर आप टेम्परेचर और पीएच को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा, ऑपरेटिंग एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऑन कार और कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट इन ग्रीन हाउस आर द टू अदर एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। इसका जो सवाल आता है उसमें ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, एंड आई विल शो यू द पास्ट पेपर क्वेश्चन। कि मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, मॉनिटरिंग हो रही है सिक्योरिटी सिस्टम में। अकाउस्टिक सेंसर लगा है ताकि अगर कोई कूदता है उसके पाँव की आवाज़ आ जाए। इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है, अगर वो बीम ब्रेक करता है तो बजना शुरू हो जाए। प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, अगर वो उसके वजन, यानी जैसे ही वो गेट पे पहुंचता है और प्रेशर सेंसर उसके वजन को डिटेक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास इंटरफेस पे चली जाती हैं। इंटरफेस का मतलब है कि कोई सॉफ्टवेयर, कोई स्क्रीन होगी जहाँ पे ये सब डाटा, माइक्रो प्रोसेसर हो गया जहाँ पे ये डाटा जा रहा है। अच्छा, इंटरफेस का मतलब ये कि यानी सेंसर्स के जरिए ये चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर तक चली गई, और फिर माइक्रो प्रोसेसर ने उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करके या तो सायरन जला बजा दिया या लाइट्स ऑन ऑफ करना शुरू कर दी, तो ये काम हो जाता है। असल पेपर में जो सवाल आता है वो ये इस चीज़ के ऊपर होता है। यहाँ ये 5 मार्क का सवाल आता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने खैर उसको तरीके से ही लिखना होता है कि आपको 5 स्टेप्स हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1, सेंसर का इस्तेमाल। मैं आपको एक हाईलाइट बता रहा हूँ, ठीक है? आप कोई भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का सवाल करने जाओगे तो आपको हमेशा ये करना होगा कि आप नंबर 1 लिखोगे कि आप सेंसर क्या यूज कर रहे हो। पहला काम तो ये करते हो आप, ठीक है? दूसरा काम जो होता है इसके बाद, सेंसर्स के इस्तेमाल के बाद, फिर होता है उसको एडीसी में कन्वर्ट करना। क्योंकि सेंसर जो होता है वो डाटा लेता है एनालॉग में, तो वो डाटा फिर कन्वर्ट होता है किसके अंदर? वो डाटा कन्वर्ट होता है एडीसी के जरिए, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ऐसा आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे जिसके अंदर वो यही चीज इस्तेमाल करेगा। तो सवाल कुछ इस तरह से आता है, सेंसर, सेंसर का कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, मॉनिटर का भी यूज कर सकते हैं। सेंसर यूज करते हैं, मैंने गलत स्पेलिंग लिखी थी, सेंसर। ये एग्जाम्पल आ रही है, देखो। तो शुरू से देख लेते हैं। तो इस तरह के आपको इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसकी तो आपको फ्रीक्वेंसी यानी आउट ऑफ 10 9 टाइम्स मिल जाएगी इस सवाल के आने की। देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ये एक सवाल आया है। ये है सी, बता रहे हैं ना, 8 का सी। हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, ये आ गया।
ठीक है, इट कब भी। अच्छा, एक और ले लेते हैं सवाल, थोड़ा सा जो थोड़ा और। जैसे ये आ गया, स्ट्रीट लाइट इज कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली, तो लाइट सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर आर यूज टू डिसाइड व्हेन टू स्विच द स्ट्रीट लाइट ऑन एंड व्हेन टू स्विच इट ऑफ। अब वो ये पूछ रहा है कि अब आप बताओ कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर किस तरह काम करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाली बात होती है, इसमें बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 5 चीजों को याद रखोगे। 7 है, अब आप आ जाओ। यानी आपसे ये कह रहा है कि स्विच ऑन एंड ऑफ करनी है स्ट्रीट लाइट। आपने हमेशा यही 4-5 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, सेंसर सेंड्स द डाटा टू द माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले सेंसर माइक्रो प्रोसेसर को डाटा भेजेगा, फिर ये सिग्नल यानी जो डाटा भेजा जा रहा है, ये कन्वर्ट होगा यूजिंग एडीसी, एडीसी के जरिए। माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर्स वैल्यू टू द स्टोर वैल्यू। जो प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू है, माइक्रो प्रोसेसर उसको नई आने वाली वैल्यू के साथ कंपेयर कराएगा। इफ इनपुट वैल्यू इज लेस देन स्टोर्ड वैल्यू, यानी आपने लेट सपोज कहा कि लाइट की एक सर्टेन वैल्यू है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, वो लेट सपोज आप कहते हो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट 50 से कम हो जाएगी ना, तो 50 से कम होने पे लाइट जलनी चाहिए। ठीक है। तो स्टोर्ड वैल्यू में 50 रखा है और आपकी अभी वैल्यू जो आ रही है वो लेट सपोज ज्यादा है, अभी 60 हो रही है, तो फिर अभी कुछ नहीं होने वाला। अगर वैल्यू फिर आपकी मैच कर जाती है, यानी 50 से कम हो जाती है, यानी इनपुट वैल्यू इज लेस देन स्टोर्ड वैल्यू, तो फिर सिग्नल सेंड फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू एक्चुएटर। अब फिर माइक्रो प्रोसेसर एक्चुएटर को भेजेगा और वो सिग्नल डीएसी से कन्वर्ट होंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और फिर लाइट जो है वो स्विच ऑन या ऑफ हो जाएगी। और आखिर में फिर आप लिखते हो कि होल प्रोसेस कंटिन्यू इन एन इनफाइनाइट लूप, यानी फिर ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। सुबह जब रोशनी हो जाएगी तो ये ऑफ कर देगा, शाम में जब रोशनी कम हो जाएगी तो ये ऑन कर देगा। ये मैंने एक सवाल दिखाया। अब आप देखो ये दूसरा सवाल है। अब कंट्रा थोड़ा सा उसकी एप्लीकेशन चेंज हो जाती है, लेकिन सवाल हमेशा सिमिलर रहता है। ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कहलाता है। सिक्योरिटी सिस्टम में सेंसर लगे हैं, कैमरा लगा है, माइक्रो प्रोसेसर लगा है ताकि वो कैप्चर कर सके इमेज हर आदमी की। डिस्क्राइब हाउ सेंसर कैमरा एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये वही चीज बार बार दोबारा पूछेगा आपसे। थोड़ा सा आपको सोचना होगा बस कि हाँ भाई सेंसर क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे कि अब सिक्योरिटी सिस्टम यूजेस सेंसर। अभी आप पीछे वाली एप्लीकेशन देख सके हो कि इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम के अंदर आप बताओ यहाँ कौन कौन से सेंसर इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम पे बात करें। इंफ्रारेड सेंसर, वेरी गुड। उसके अलावा प्रेशर सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, यहीं पे इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो अकाउस्टिक सेंसर का। ठीक है, तो ये सारे सेंसर हैं। अब आप अपनी स्टोरी लाइन किस तरह से शुरू कर सकते हो, सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि टू कैप्चर इमेज ऑफ ईच पर्सन एंटरिंग अ लार्ज शॉपिंग मॉल। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ द सेंसर इंटरेक्ट टू आइडेंटिफाई सर्टेन पीपल एंटरिंग द मॉल। अब सर्टेन जो सर्टेन लोग हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब उसमें ये हो सकता है कि या तो उसके अंदर उसको पास मौजूद हो कि भाई कुछ लोगों की पहले से मौजूद हो पिक्चर्स। अच्छा, जैसे यहाँ कहता है कि नेमिंग, नेमिंग का सुटेबल सेंसर के 1 मार्क होते हैं। यानी सबसे पहले आपने बताया इंफ्रारेड सेंसर इस्तेमाल हो रहा है, प्रेशर सेंसर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो एक ये चीज़ हो सकती है कि भाई इंफ्रारेड, प्रेशर, मोशन सेंसर, ये सब चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। और इसके अलावा एंड सिग्नल टू माइक्रो प्रोसेसर। फिर सिग्नल इज कन्वर्टेड यूजिंग एडीसी, ये 2 मार्क। ये हमेशा याद रखना, इसी तरह चलता है, 2 मार्क। माइक्रो प्रोसेसर सेंड सिग्नल टू कैमरा टू कैप्चर इमेज वीडियो, ये आ गया। कैप्चर इमेज सेंड टू माइक्रो प्रोसेसर। अब आगे क्या है, माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर द इमेज विद स्टोर्ड इमेजेस। या तो पीछे इमेजेस हैं, कितने लोग आते हैं उस मॉल के अंदर, उनकी पीछे इमेजेस मौजूद हैं। अगर इफ पर्सन डिटेक्टेड इक्वल टू स्टोर्ड इमेज, अगर जो इमेज स्टोर्ड हुई हुई है और जो पर्सन आ रहा है वो डिटेक्ट हो जाता है, अलर्ट गिवन टू सिग्नल अ पर्सन हैज बीन आइडेंटिफाइड, बता देगा हाँ भाई ये आइडेंटिफाइड बंदा है, ये आता रहता है। और माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर द बायोमेट्रिक डाटा फ्रॉम एन इमेज, या फिर अगर उसके पास कोई बायोमेट्रिक डाटा मौजूद है बंदे का तो वो उसको चेक करेगा। अगर बायोमेट्रिक डाटा मैच कर जाता है तो वो स्टोर कर लेगा। और फिर अलर्ट इज गिवन टू अ सिग्नल पर्सन हैज बीन आइडेंटिफाइड, तो फिर अलर्ट दे दी जाएगी कि हाँ भाई बंदा जो है ना वो आइडेंटिफाई हो गया। और ये प्रोसेस जो है
वो कंटिन्यू होता चला जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होती है। ये जो मैं बार बार जिन चीजों के गिर्द घूम रहा हूँ ना, मैं आपको यही चीज रिपीट करवा रहा हूँ कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, आप जहाँ भी चले जाओगे वहां पे आपको उसी तरह के सवाल मिलेंगे। मैं दो तीन और इस तरह के सवाल आपको दिखा देता हूँ, विल सी एंड देन फिर हम आगे देखते हैं। तो आपने जितनी भी प्रिपरेशन करनी है, आपको सबसे पहले ये चीजें लिखनी है कि माइक्रो प्रोसेसर, नंबर वन सेंसर, नंबर टू एडीसी, नंबर थ्री माइक्रो प्रोसेसर का कंपेयर करना, नंबर फोर डीएससी में कन्वर्ट करना, नंबर फाइव एक्चुएटर। आपको यही चीज बार बार ही लिखनी है यहाँ पे। देखो ये भी आ गया, सेंसर एंड माइक्रो प्रोसेसर मॉनिटरिंग का कार्य एग्जॉस्ट फॉर हाई टेम्परेचर एंड हाई कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल। अब ये बता रहा है कि मोनोऑक्साइड लेवल हाई हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हाई हो जाएगा, तो उसमें टेम्परेचर से, तो उसमें सेंसर किस तरह से काम करेगा। वो कह रहा है कि और फिर वार्न करेगा ड्राइवर को, इधर इट इज आउट ऑफ रेंज। अब यहाँ पे आपने सिमिलरली यही चीज करनी है कि आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पे और आपको ये चीजें मिलेंगी। देखो, सेंसर सेंड सिग्नल डेटा टू माइक्रो प्रोसेसर। अब आप यहाँ लगा सकते हो कार्बन डाइ ये ऑक्सीजन या गैस सेंसर, यहाँ लिख लेना आप, ठीक है। गैस सेंसर सेंड द सिग्नल टू द माइक्रो प्रोसेसर, दिस सिग्नल इज कन्वर्टेड टू एडीसी यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। Microprocessor compare the temperature or carbon monoxide level with the stored value. If the carbon dioxide level is greater than the stored value, then the microprocessor sends signal. And if that temperature is greater than the stored value, then microprocessor send a signal as well to light a warning a bulb on a dashboard sound alarm. And this process continues till infinite, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसको आप अभी अपने पास लिख लो। डाटा स्टोरेज की तरफ आ जाते हैं। मुझे आप पहले ये बताएं कि व्हाट इन योर ओपिनियन मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क है। मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क है। एक डाटा स्टोरेज है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक डाटा स्टोरेज। तो डाटा स्टोरेज में आप बताओ कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क है। क्योंकि देखो लिखा हुआ है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। स्टोरेज में रहता है डाटा, वेरी नाइस। मेमोरी में भी डाटा, मेमोरी में इस तरह से कह सकते हो कि मेमोरी कीप्स द डाटा, मेमोरी इंटरनल होती है, मेमोरी कीप्स द डाटा फॉर टेम्परेरी, ठीक है। और मेमोरी हैज अ शॉर्टर स्पेस, मेमोरी की स्पेस कम होती है। जैसे रैम रोम में ज़्यादा नहीं होती, रैम 4 8 16 32 इतनी हो गई, रोम तो वैसे ही कम होती है। लेकिन स्टोरेज जो होती है वो परमानेंट होती है, जैसे हार्ड डिस्क और वाइल स्टोरेज परमानेंटली स्टोर द डाटा, ठीक है। तो मेमोरी की जब हम बात करते हैं, मेमोरी इस्तेमाल होता है जहाँ पे छोटे यानी कम टाइम के लिए डाटा रहता है। यानी यहाँ पे मेमोरी से मुराद ये है कि आपका डाटा, जैसे अभी ये फाइल चल रही है मेरे लैपटॉप पे, मैं लैपटॉप बंद करके दोबारा खोलूंगा तो ये फाइल वापस नहीं आनी, इसके लिए मुझे इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। तो अगर आपका कोई पीसी सिस्टम चल रहा है और सिस्टम चलते चलते अचानक लाइट चली गई, तो वो जो काम आपका चल रहा होगा, वो जो आप कोई भी गेम खेल रहे होगे या कोई भी प्रोग्रेस होगी, वो प्रोग्रेस चली जाएगी, लॉस कर जाओगे आप। तो प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो डाटा को टेम्परेली स्टोर करती है, और स्टोरेज जो होती है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। स्टोरेज हमेशा ज़्यादा होती है, मेमोरी जो है वो कम होती है इन टर्म्स ऑफ स्पेस। ये एक पिक्चर याद रख सकते हो आप कि बता रहे हैं कि भाई प्राइमरी मेमोरी है रैम रोम, ठीक है ना। यानी रैम जो मेमोरी हो गई, उस मेमोरी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो रैम और एक रोम। अब रैम हो गई जो आपके पास है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये पता होगा आपको। ये डाटा को रखती है तब तक जब तक पावर ऑफ नहीं होती। तो ये जो होती है, ये होती है आपके पास टेम्परेरी। और रोम जो होती है वो डाटा रखती है आपके पास, बट इट इज परमानेंट। अब परमानेंट आप बोलोगे कैसे।
परमानेंट ऐसे कि जब आप अपनी स्क्रीन खोलते हो मोबाइल की, उसकी लैपटॉप की, तो लिखा हुआ आता है HP डेल। यानी जब आपका सिस्टम बूटअप होता है ना, तो बूटअप हो के क्या रैम है, क्या रोम है, क्या हार्ड डिस्क लगी हुई है, सारे सिस्टम से कंपोनेंट नजर आ रहे होते हैं। तो रोम वो डाटा स्टोर करती है। ठीक है। रोम स्टोर्स द डाटा नेसेसरी टू बूट अप द सिस्टम, लिख लो अपने पास। रोम स्टोर्स द डाटा नेसेसरी टू बूट अप द सिस्टम, while RAM stores the data currently being processed. RAM stores the data currently being processed. कोई बताएगा मैंने क्या कहा रैम और रोम के बारे में? टेक्स्ट पे आप लिख सकते हो। मैंने रैम के बारे में क्या बताया और रोम के बारे में क्या बताया? मैंने बताया, आप टेक्स्ट पे देख लो, रैम कंटेन्स द डाटा करंटली करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। ठीक है। और रोम कंटेन्स द डाटा, चैट पे देख लो, मैंने डेफिनेशन मैं वो लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन। रोम कंटेन्स द डाटा necessary to boot up the system। एक तो ये आ गया, ठीक है। फिर आ गया रैम इज टेम्परेरी, रोम इज परमानेंट, रैम इज ऑल्टरेबल। आप रैम को तब्दील कर सकते हो, 4 GB से 8 GB कर सकते हो। रोम इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज। रोम को आप फिक्स होती है और चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें तो आ गई। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल भी लिख सकते हो आप, लेकिन अगर परमानेंट टेम्परेरी लिख रहे हो तो बात तो वही होती है। ठीक है। तो आप लिख सकते हो रैम इज वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब खत्म हो जाने वाली, और रोम इज नॉन वॉलेटाइल, रोम इज नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, ये लिख लो आप। अब आप देखोगे कि प्राइमरी में तो रैम रोम आ गया। स्टोरेज की बात करोगे तो उसमें हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट है। और एक्सटर्नल की बात करोगे, यानी वो आपके सिस्टम में हिस्सा वैसे होती नहीं है, सिस्टम में लगी भी नहीं होती। आप उसको अलग से डाटा को स्टोर वगैरह करने के लिए ऑफलाइन स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसको हम ऑफलाइन भी कहते हैं, जैसे डीवीडी, CD, ब्लूरे, USB, रिमूवेबल हार्ड ड्राइव है। ये सब के सब जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा का बैकअप बनाने के लिए या बाद में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी ऑफलाइन। यहाँ देखो लिखा हुआ भी है, प्राइमरी मेमोरी का मतलब ये डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU। और कंटेन रैम एंड रोम और कैशे, ये प्राइमरी मेमोरी है। अच्छा, यहाँ डायरेक्टली एक्सेसिबल का मतलब ये होता है कि ये आपके मदरबोर्ड पे मौजूद होती है, आपके मदरबोर्ड पे मौजूद होती है, तो इसलिए डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेकेंडरी स्टोरेज को आपको वायर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो वायर का मतलब ये कि इसको आपको केबल के जरिए इसको कनेक्ट करना पड़ता है। आप में से कितने लोगों ने इंटरनल CPU को देखा है? CPU के अंदर होता क्या इंटरनली, वो देखा है किसी ने कभी अंदर CPU में जाके, यानी CPU को खोल के देखा है? इनसाइड CPU, रैम स्टोर्स डाटा, रैम स्टोर डाटा, टेम्परेरी डाटा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो ये स्क्रीन आ रही है ना, अब स्क्रीन में ये स्क्रीन आ गई एक। ठीक है। अच्छा, ये अगर आज एक ये स्क्रीन अभी सामने आ रही है, तो ये रैम, ये CPU के अंदर का हिस्सा है ना। ठीक है। अब इसमें रैम जो होगी ना, स्क्रीन अगर आप देखो, तो मेरा माउस अगर आपको नजर आए, कर्सर, तो ये रैम है। अगर इस तरफ देखो, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं
ये रही शॉर्ट टर्म मेमोरी रैम, ये रैम है। ऐसे नहीं आ रही होगी असल में पिक्चर में, ब्राइटनेस आ रही है, मैं देखता हूँ अगर कोई और अच्छी तस्वीर में नजर आ जाए। एक ये भी है, एक ये भी है, यहाँ पे थोड़ी वाजे है रैम। इस वाली तस्वीर में रैम रोम आपके सिस्टम के अंदर मौजूद है। ये अगर आप मेरा कर्सर देखो ना, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर ये यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल में ला रहा हूँ, ये सारी रैम की स्लॉट है। इसका मतलब है रैम डायरेक्ट मदरबोर्ड पे लगती है। इसी तरह यहाँ पे ये जो चिप्स है ना, इनमें से ही कोई एक चिप रोम की चिप होती है। जैसे ईपीयू लिखा हुआ है, इसी तरह ये है, ये चिप्स हैं, ये चिप्स हैं, ये चिप्स हैं, ये फिक्स्ड है। लेकिन अगर आप बात करो, ये आपकी ना, ये बैक साइड जो है, ये बैक साइड है आपके सीडी रोम की। ये जो नीचे है ना, ये देखो, ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क की बैक साइड है। तो साफ जाहिर हो रहा है कि हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए आपको वायर्स की जरूरत है। सीडी के लिए, डीवीडी के लिए आपको वायर की जरूरत है, लेकिन रैम को रोम को कनेक्ट करने के लिए वायर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो लिखा हुआ भी ये डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। ऑल आर नॉन वॉलेटाइल, ना खत्म होने वाली होती है, डाटा इनमें मौजूद होता है। ये इंटरनल एक्सटर्नल होती हैं। हार्ड, ये जो सॉलिड स्टेट है और एचडीडी इंटरनली लगा सकते हो, सीडी और डीवीडी एक्सटर्नली लगा सकते हो आप। तो ये इसकी सारी एग्जाम्पल होती है। क्या ये बात यहाँ तक सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, फिर प्राइमरी मेमोरी की तरफ आ जाओ। तो प्राइमरी मेमोरी में हमने बात किया था, देखो रैम एंड रोम होती है, और फिर रैम के अंदर भी दो होती हैं, एक एस रैम और एक डी रैम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 3 पॉइंट्स मैंने पहले आपको दे दिए हैं कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसको रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो करंटली डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस है। मैं आपको अगर दिखाऊं अपने लैपटॉप में, अगर आप लोग अपने लैपटॉप पे हो, तो आप ऑल्टर कंट्रोल डिलीट का बटन दबाओ। जब आप ऑल्टर कंट्रोल डिलीट का बटन दबा लोगे, तो आपको ये टास्क मैनेजर खुला हुआ मिल जाएगा। इस टास्क मैनेजर में आप क्या करोगे, आप चले जाओगे परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस में मेमोरी पे आ जाओगे। तो आपको ये आपकी मेमोरी नजर आ रही है। अब मैंने जो जो टैब्स खोले हुए हैं अपने पास, वो टैब्स अगर मैं बंद कर दूं, देखो अभी मेरी मेमोरी जो है ना, वो 3.6 ले रही है जीबी। ठीक है। और मैं जाके यहाँ पे ये पिक्चर बंद करता हूँ, 3.6 ले रही है, याद रखना। मैं पूरा क्रोम ही बंद कर देता हूँ। तो जहाँ 3.6 ले रही थी ना, अब 2.6 ले रही है। पॉइंट समझ रहे हो? तो रैम अपने अंदर वो रखती है डाटा जो करंटली प्रोसेस होता है। पहले वो गूगल क्रोम का जो भी डाटा था वो रखा हुआ था, तो इसलिए 3.6 ले रही थी। जैसे ही मैंने सब बंद कर दिया, वैसे ही उसने क्या किया, मेमोरी कम हो गई, 2.6 हो गई और अवेलेबिलिटी आ गई। ये मेरी डिस्क एसएसडी, करंटली अभी उसमें से कितना डाटा मैं एक्सेस कर रहा हूँ, मैं उसमें से ये पीडीएफ खोल के बैठा हूँ। तो उस पीडीएफ के खोलने की वजह से वो इतना स्पेस और जो जो रीड राइट स्पीड है, ये जो काम है वो ले रही है। ठीक है ना? तो अब मैं जैसे जैसे इसके ऊपर हाईलाइट करता रहूंगा, तो इसका मतलब है मैं इसमें राइटिंग कर रहा हूँ। और मैं स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करता रहूंगा, तो इसका मतलब है मैं इसमें रीडिंग कर रहा हूँ। तो रैम का मैंने ये बता दिया कि रैम ये वाला काम कर रही होती है, डाटा को रीड करने का। अच्छा, रैम क्या करती है, यूज टू स्टोर फाइल, डाटा और एप्लीकेशन दैट इज करंटली इन यूज, जो करंटली यूज में चल रही होती है। रैम वॉलेटाइल होती है, इसका मतलब होता है कि इसके कंटेंट्स डिलीट हो जाते हैं जब पावर ऑफ हो जाती है। तो ये तो रैम में पढ़ लिया। रैम जो होती है उसका साइज डेफिनेटली रोम के बराबर में ज़्यादा होता है, फास्टर होती है। ठीक है। और रैम कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं होती। यानी 8 जीबी है तो इसका मतलब ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट वर्चुअल मेमोरी का आता है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसलिए कि वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए रैम कभी ख़त्म नहीं होती। और फिर आगे कहता है कि रैम जो है वो दो तरह की होती है, एक डायनामिक और एक स्टैटिक, एस रैम और डी रैम। इसका भी आपको सिर्फ याद रखना है कंपैरिजन। ठीक है। कि भाई डायनेमिक और स्टैटिक रैम में क्या होता है कि डी रैम जो होती है डायनेमिक होती है, इसका मतलब ये होता है कि इसको रिफ्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है। और एस रैम स्टैटिक होती है, इसको रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो लिखा हुआ है कि डी रैम में क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ रैम नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड। अगर ये नहीं होगी तो फिर अपनी वैल्यू लूज कर जाएगी। तो ये तो डी रैम में पहली बात आ गई। उसके अगेंस्ट अगर आप स्टैटिक देखो, तो स्टैटिक में कहता है कि स्टैटिक रैम को रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं है। देखो लिखा हुआ है, एस रैम डज नॉट नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड। तो ये तो डिफरेंस आ गया पहला, एक को रिफ्रेश होने की ज़रूरत है। स्टैटिक का मतलब तो जिसको नहीं है,
डायनेमिक का मतलब जिसको रिफ्रेश होने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी चीज, डी रैम के अंदर जो चीज इस्तेमाल होती है वो होते हैं कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। यानी डी रैम कंटेन्स कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। दूसरी तरफ एस रैम मेक यूज ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि डी रैम जो इस्तेमाल करता है वो कैपेसिटर ट्रांजिस्टर करता है और एस रैम करती है फ्लिप फ्लॉप। एस रैम फास्टर होती है डी रैम के मुकाबले में डाटा एक्सेस के लिए, क्योंकि एस रैम 25 नैनो सेकेंड में डाटा को एक्सेस करती है और डी रैम वही डाटा 60 नैनो सेकेंड में करती है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अच्छा जी, चौथा, जाहिर है जो तेज चलेगी वो महंगी होगी, तो कह रहे हैं ना कि डी रैम मच लेस एक्सपेंसिव, तो डी रैम सस्ती हो गई एस रैम के मुकाबले में। चौथा पॉइंट हो गया। जो चीज सस्ती है, अच्छा जाहिर है अब कह रहा है दे कंज्यूम लेस पावर देन एस रैम। ठीक है, एस रैम तेज चलेगी, जब जाहिर है तेज चलेगी कोई चीज तो वो पावर भी कंज्यूम ज्यादा करेगी। और डी रैम हैव हायर मेमोरी कैपेसिटी देन एस रैम। यहाँ पे एस रैम का अपना वो आ जाएगा डिसएडवांटेज कि एस रैम जो होती है उसकी कैपेसिटी डी रैम के मुकाबले में कम होती है। अब ये पिक्चर चाहे ले सकते हो, तो ये पिक्चर के अंदर जो मैंने जितनी बातें कही है ना समराइज होके वही आ रही हैं यहाँ से। ये अगर इस पूरे पार्ट की आप ले लोगे ना पिक्चर, तो जितनी मैंने ये बातें कही हैं, 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे आपके पास आ सकते हैं और पेपर में भी यही आते हैं। एस रैम डी रैम का डिफरेंस बता दो, ये जो एग्जैक्टली पूरी तस्वीर आ रही है ना, उसके अंदर मैंने जितने भी पार्ट्स आपसे डिस्कस किए हैं बातें, वो सारे के सारे इसके कंपैरिजन आ जाएंगे। ये अपने पास पिक्चर ले लो एंड क्लास हम दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो है ना फिर दोबारा क्लास खत्म हो जाएगी। पिक्चर ले लो और फिर मुझे बताओ तो मैं फिर क्लास रीस्टार्ट करूँ।